अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है अ डाइपोल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे क्या उस कितना वर्क होता है, कितना उसकी एनर्जी में चेंज आता है। तो ये आज का बेसिकली हमारा टॉपिक है। ठीक होगी बात। तो जनाब मेन हेडिंग हुई आज की अ डाइपोल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने डाइपोल पढ़ा हुआ है, पहले से हमने क्या पढ़ा था कि जब दो इक्वल और ऑपोजिट चार्ज कुछ दूरी पे होते हैं एक दूसरे से तो वो एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। उस कॉम्बिनेशन को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ठीक होगी बात। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल सेपरेशन या स्मॉल डिस्टेंस कह लो, तो उस कॉम्बिनेशन को क्या नाम देना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर वो कॉम्बिनेशन बन गया। अब उसमें से जो चार्ज और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट था, यानी दोनों में से कोई एक चार्ज ले लो और उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करो। डिस्प्लेसमेंट कौन सा? जो उन दोनों के बीच में था। तो उस टर्म को क्या नाम दिया था? डाइपोल मोमेंट। और उसे रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटी थी, रिप्रेजेंट किया था किससे? पी से। और पी बराबर आया था किसके? क्यू डी के। डी अब एक वेक्टर फॉर्म होगी जिसे हम नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की जानिब देखेंगे। ठीक होगी बात। तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो डायरेक्टेड होती है नेगेटिव से पॉजिटिव। ये बात हम ऐसे पढ़ चुके हैं। तो जनाब अब हम देखेंगे कि जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उस पे क्या टॉर्क एक्ट करता है, तो वर्क कितना होता है, ये हमारा सारा आज का मुद्दा है। तो शुरू करते हैं जनाब। लेट से आप एक डाइपोल देख रहे हो, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इनके दरमियान में डी डिस्टेंस है, उसको मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ये डाइपोल की फील्ड नहीं है, उसको मैंने किसी दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और वो यूनिफॉर्म है। तो जाहिर सी बात है वो फील्ड के अंदर पड़ा है, तो फील्ड चार्जेस पे क्या लगाती है? फोर्स। अब लाइंस जिस जानिब से आ रही हैं वो एंड पॉजिटिव होगा, जिस तरफ जा रही हैं वो नेगेटिव होगा। अंडरस्टूड सी बात है। तो आपका पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ जाएगा तो आप फोर्स की डायरेक्शन समझ सकते हो कि वो पॉजिटिव चार्ज पे लाइंस की डायरेक्शन में जाएगा फोर्स, और नेगेटिव चार्ज पे लाइन के अगेंस्ट। क्यों? लाइन जिस जानिब से आ रही होगी वो पॉजिटिव साइड होगी ना, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ जाना चाहेगा। तो फोर्स समझ आ गई कि क्यों इस तरफ लग रही है। तो नेगेटिव चार्ज की फोर्स की डायरेक्शन भी आपको समझ आ रही है, पॉजिटिव चार्ज की भी समझ आ रही है, और ये दोनों फोर्सेस आप देख रहे हो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, मगर इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैग्नीट्यूड क्यों सेम होगा? क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म फील्ड की वजह से इन पे लगने वाला मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। अब वो कितना होगा? एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो जनाब अब डाइपोल मोमेंट हम जानते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्टेड है, तो ग्रीन कलर में आपको एक वेक्टर दिखाई दे रहा है, दैट इज पी, दैट इज द डाइपोल मोमेंट। ठीक है, और ये थीटा एंगल भी बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है कि फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल कितना है? दैट इज थीटा। तो जनाब ये बात है, उम्मीद आपको फोर्सेस समझ आ गई होगी कि फोर्स लग रही है, फोर्स किस सिमत में क्यों लग रही है ये भी समझ आ गई होगी, और आपको थीटा एंगल भी समझ आ रहा है जो कि डाइपोल मोमेंट और फील्ड के बीच में है। अच्छा, अगर नेट फोर्स देखी जाए, सम ऑफ फोर्सेस का कंसेप्ट देखा जाए, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फोर्स तो आपकी कितनी हो गई? जीरो हो गई। मगर मगर क्या ये दोनों फोर्सेस एक ही लाइन पे एक्ट कर रही हैं? जी नहीं। वो पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाली फोर्स की लाइन कहीं और से गुजर रही है, नेगेटिव की कहीं और से गुजर रही है, तो टॉर्क नहीं जीरो होगा। इसका मतलब अब इन दोनों चार्जेस पे टॉर्क एक्ट कर सकता है। अब टॉर्क एक्ट करेगा तो मुझे जाहिर है मूवमेंट, मुझे अब पिवट पॉइंट का सोचना पड़ेगा। अगर मैं ये सपोज करूं कि ये सेंटर ऑफ मास के गिर्द रोटेट कर सकता है डाइपोल, यानी पिवट पॉइंट मैंने कहां पे सोचा? सेंटर ऑफ मास पे। तो जो टोटल टॉर्क होगा, अब जाहिर है दो फोर्सेस हैं तो दो टॉर्क निकालने पड़ेंगे, दोनों को सम करूंगा तो टोटल टॉर्क आ जाएगा। तो जनाबे वाला
अब आप देखोगे कि d इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है, तो अगर इन दोनों का सेंटर देखो तो d/2 आ जाएगा। अब चूंकि मूवमेंट आर्म की डेफिनेशन होती है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट लो d का, तो जब आप d का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे दैट इज d sin थीटा, तो वो चूंकि हाफ आ जाएगा d/2 sin थीटा इसके लिए, d/2 sin थीटा इसके लिए, तो आपने f इंटू d/2 sin थीटा, f इंटू d/2 sin थीटा, d/2 sin थीटा की कहानी समझ आई। द परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए आपको ऑफ द मोमेंट, आपका जो d बन रहा है, क्योंकि f और d आपके पास मोमेंट आर्म की शर्त ये होती है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द पिवट पॉइंट तक होना चाहिए। तो जनाबे वाला, अब वो d टोटल था सेंटर ऑफ मास से चार्ज तक d/2, और उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा डेट इज साइन थीटा आ जाएगा। तो टोटल टार्क कितना हो जाएगा, एफ डी साइन थीटा आप ले लोगे। एफ डी साइन थीटा में अब एफ तो आप जानते हैं क्यू ई होता है, तो आप एफ की जगह क्यू ई डी साइन थीटा लगा देंगे, और हम जानते हैं क्यू और डी को जरूरत दें तो क्या बनता है, मोमेंट आर्म, सॉरी डाइपोल मोमेंट बनता है। तो आपके पास टॉर्क की इक्वेशन आ चुकी है, डेट इज इक्वल टू Pe sin of theta, where P is dipole moment, E is electric field, sin theta is the angle between P and E। तो आप फिक देख सकते हैं P और E के बीच में थीटा एंगल था, तो अब चूंकि sin थीटा बना है तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए P क्रॉस C, तो राइट हैंड रूल से जब देखोगे तो थंब इनटू द पेज आएगा, तो इसका मतलब टॉर्क इनटू द पेज, डायरेक्शन जो टॉर्क की होगी वो इनटू द पेज होगी। समझ आ गई बात। तो इसका मतलब अब मैं टॉर्क तो मालूम पड़ गया मुझे कि भाई जब इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उस पर टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। ठीक होगी बात जनाब। आगे चलते हैं। अब आपके पास अगर कोई हमसे कहे कि भाई आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट बताओ डाइपोल की, अब हम जानते हैं कि डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उसकी ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगी कि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में किस ओरिएंटेशन पे पड़ा है। एट द एंड हम इस जो बात स्टेटमेंट है इसे प्रूफ भी हम करेंगे कि भाई जब आप ओरिएंटेशन चेंज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। तो ये एक तरह से समझ लो थ्योरम अब ये चला है, एट द एंड इस बात का प्रूफ आ जाएगा। तो जनाब अब आप पोटेंशियल एनर्जी को कैसे निकाल सकते हैं, तो वर्क डन ले लो। तो वर्क डन डाइपोल को मूव करते हैं। लेट्स से हमारे पास डाइपोल मौजूद है, उसकी इनिशियल पोजीशन थीटा नॉट है, चलते चलते हम कह देते हैं उसकी फाइनल पोजीशन थीटा आ जाएगी। तो चेंज आपके पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनेगा डेट इज डी थीटा। अब आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ उसे जोड़ सकते हैं, डी एस इज इक्वल टू आर डी थीटा के तौर पे। अब चूंकि मुझे वर्क डन देखना है तो वर्क का फार्मूला एफ डी एस होता है, तो एफ की वैल्यू आप लगा दो, डी एस की वैल्यू लगा दोगे आर डी थीटा। तो एफ और आर तो टॉर्क होता है, तो डॉट डी थीटा आ जाएगा। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट मैंने खुद ही नहीं लिखा सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि एट द एंड वो डॉट प्रोडक्ट मैं एंड पे कंसीडर कर दूंगा। तो टार डॉट डी थीटा, वरना तो एफ डॉट डी एस होना चाहिए ना, तो वो है। तो आपके पास ds की जगह क्या आ गया, आर डी थीटा। तो आपने f और r को आपने ले लिया टॉर्क के तौर पे, तो टॉर डॉट डी थीटा आ गया। अब जरा सोचो कि यही P क्रॉस E है, P भी आपको दिख रहा है, E भी दिख रहा है, तो P क्रॉस E से जो टॉर्क बनेगा वो इनटू द पेज है। जरा आप डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन निकालो, वो भी तो राइट हैंड रूल से निकलनी है ना। तो वो जब आप राइट हैंड रूल रखोगे तो थंब आपका आउट ऑफ द प्लेन आएगा, जबकि टॉर्क का कहां आ रहा है, इनटू द प्लेन। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल है तो एंगल कितना आ गया, cos 180। तो cos 180 की वजह समझ आ रही है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन पेज कह लो, और टॉर्क की डायरेक्शन इनटू द पेज, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आएंगे, एंगल 180 डिग्री आ जाएगा। इसकी एक फिजिकल मीनिंग भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की पोजीशन को वापस लाने की कोशिश करेगी, डिक्रीज करने की कोशिश करेगी, तो नेगेटिव साइन इसलिए साथ आ रहा होता है। तो जनाब अब cos 180 का माइनस मैंने बाहर लिख दिया है, और दूसरा काम क्या किया, टॉर्क का टूल मुझे पता था Pe sin थीटा, अभी अभी मैंने फाइंड आउट किया है, तो वो वैल्यू लगाई। यानी इस स्टेप में दो काम हुए हैं, एक cos 180 का माइनस बाहर आया है, और टॉर्क की वैल्यू Pe sin थीटा यहाँ पे लिखा गया, साथ में d थीटा आ जाएगा। क्लियर। तो अब यहां से आप क्या करोगे कि जनाब P भी कांस्टेंट है और E भी कांस्टेंट है, जो कि फील्ड भी यूनिफॉर्म है, तो वो भी बाहर आ जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रल उठाओगे, कॉस थीटा आ जाएगा, वो माइनस के साथ माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो वर्क किसके बराबर आ जाएगा, Pe
कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा डॉट। ठीक होगी बात। अब हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जानते हैं, वो कहता है कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या मतलब कि जब आप फील्ड के अगेंस्ट वर्क करोगे तो जिस सिमत में फील्ड ले जाना चाहती है, अगर आप उसी सिमत में जाएंगे तो आपके पास उसके पोटेंशियल एनर्जी में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो वो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है डेल्टा यू बराबर है किसके, माइनस डब्ल्यू के। डेल्टा यू का मतलब जो उसकी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, और वो मैंने बराबर लिख दिया माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट। तो ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, लेट से अगर हम यानी चूज कर लेते हैं, तो आप कहोगे कि भाई डाइपोल मोमेंट और फील्ड के बीच में एंगल 90 आएगा, जो कि कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो इनिशियल आपका जीरो हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो माइनस पी ई कॉस थीटा। अगर ये आपने स्टार्टिंग वैल्यू क्या ली है कि डाइपोल ऐसी ओरिएंटेशन पे पड़ा है कि डाइपोल मोमेंट और एक्सटर्नल फील्ड में एंगल 90 का है, इन दैट केस आप लिख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर है माइनस पी ई कॉस थीटा, और आप इसे डॉट प्रोडक्ट के तौर पे लिख सकते हैं क्योंकि कॉस आ रहा है, तो यू बराबर आ गया माइनस पी डॉट ई। अब आप देखो, अगर आप पैरेलल पी और ई को पैरेलल करते हो यानी कॉस 0 1, तो आपके पास उसका जवाब माइनस में आएगा, तो इसका अंदर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। अगर आप इसको एंटी पैरेलल कर देते हो कि आपके पास डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो जाए, तो इसका मतलब ये होगा cos 180 आ जाएगा, तो उस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका अंदर एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। यही बात आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जब थीटा जीरो है तो जवाब माइनस में आ रहा है, और जब थीटा नेगेटिव है तो जवाब सॉरी एंटी पैरेलल है तो जवाब आपका पॉजिटिव आ रहा है एनर्जी का। तो यहाँ पे नेगेटिव टू को आप जरा छोड़ दें, जस्ट वो एक वैल्यू है। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ थीटा, यानी वो जो सबसे पहली बात लिखी थी कि ओरिएंटेशन पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगी। तो बात समझ आ गई। तो ये आज हमने क्या देखा, हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को देखा, हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक एक्सटर्नल फील्ड में देखा, हमें पता लगा उस पर टॉर्क लगता है, फिर हमने उसका वर्क डन देखा, फिर हमने उसकी पोटेंशियल एनर्जी में आने वाली चेंज को कैलकुलेट किया, हमें पता चला पोटेंशियल एनर्जी उसकी ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगी। अगर आपके पास डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम आएगी, और अगर पोटेंशियल एनर्जी आपके पास डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो उस वक्त डाइपोल के बाद मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। ये आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, कोई चीज समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो काइंडली नीचे कमेंट्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।